हेलो बच्चों, मैं कुमार गौरव। ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आज हम आपको मैथमेटिक्स के सबसे पहले टॉपिक यानी संख्या पद्धति पर लेकर चलते हैं। संख्या पद्धति में हम सभी लोग संख्याओं और उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, क्या क्या संख्याएं हैं, जो संख्याएं हमारी हैं उनका उपयोग क्या है, वो संख्याएं बनी कैसे हैं, इन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो प्राकृत संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इन पर जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। ऐसे ही सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग एग्ज़ामों में संख्या पद्धति से हर बार 2 या 3 नंबर के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के प्री और मेंस को मिला दिया जाए तो लगभग 10 नंबर के प्रश्न केवल और केवल संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं। बच्चों, तो हम लोग पहला टॉपिक संख्या पद्धति आज से प्रारंभ करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं संख्या पद्धति की ओर। बच्चों, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो संख्या पद्धति टॉपिक है, आखिर संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होती है। संख्या पद्धति की परिभाषा पढ़ने से पहले हम एक बार ये ज़रूर देख लें कि संख्या पद्धति में जो सबसे पहला शब्द है वो है संख्या। तो सबसे पहले हम परिभाषा यही देख लेते हैं कि आखिर संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि चलिए बताइए ये कितने मार्कर हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 मार्कर। तो जब हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो ये कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं। ऐसे ही अगर हम आपको किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को काउंट करने की बात कहें तो आप विद्यार्थियों को काउंट करेंगे तो बताएंगे कि एक स्पेसिफिक नंबर के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बच्चों, अब अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं तो संख्या की जो डेफिनीशन होती है वो क्या है। एक ऐसे प्रतीक, ऐसे चिन्ह अथवा ऐसे चित्र के बारे में बात की जा रही है जिनका प्रयोग वस्तुओं को इंगित करने के लिए, पहचानने के लिए या गिनने के लिए या फिर गणना के लिए की जाती हैं, संख्या कहलाती है। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है संख्या की कि ऐसे सभी प्रतीक, ऐसे सभी चित्र अथवा ऐसे सभी चिन्ह जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, संख्या कहलाती हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आप गिनती लिखिए यानी नंबर को लिखिए, तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि इसे दूसरे तरीके से लिखिए तो आप इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अन्य रूप में अगर आपको लिखना हो तो आप इसे इस भी तरीके से लिखते हैं 3 4 5 इस तरीके से। या कोई प्रश्न हमें हल करना होता है गणित में तो हम कहते हैं कि हमारी जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि माना संख्या कितनी है, x है, माना संख्या x है। तो यहाँ x हमारा क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक संख्या को, स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला कार्य कर रहा है। ऐसे ही ये सभी चिन्ह भी किसी न किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक नंबर को इन अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यही हो गया कि ये जितने चिन्ह हैं इनके द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है। तो ये सभी हमारी क्या है, संख्याएं हैं।
तो ऐसे सभी प्रतीक, ऐसे सभी चिन्ह अथवा ऐसे सभी चित्र जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है संख्या कहलाती है। अब अगर पद्धति की बात करें तो पद्धति का मतलब हुआ सिस्टम। अब सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में, तो संख्या पद्धति की जो डिफिनेशन होगी वो क्या होगी? एक ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके अनुप्रयोग से तात्पर्य है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। संख्याओं के कितने अनुप्रयोग? ये 4 अनुप्रयोग। जिस पद्धति के अंतर्गत संख्याओं और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब संख्याओं के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की संख्याएं हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए हम संख्याओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त होती है प्राकृत संख्या। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप गिनती बोलिए तो सबसे पहले गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हम काउंट करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करिए, ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी काउंटिंग का जो कार्य हम शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, यानी 1 से। काउंटिंग का कार्य 1 से शुरू करते हैं। ये नेचुरली है कि जब भी हम काउंट करना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? 1 से। इसीलिए ये नेचुरल रूप से हमारे काउंटिंग में आया है, हमारे मैथमेटिक्स में आया है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं क्या? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से हुई? 1 से, और ख़त्म कहाँ हो गई? 9 पर। यानी जब हमें काउंट करने को सबसे पहले कहा गया तो हमने काउंटिंग करना शुरू किया कहाँ से? 1 से, जो कि नेचुरली था, ये किसी ने बताया नहीं, हमने अपने से शुरू किया गिनना। और गिनने की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से। तो हमने कहा हमारी जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू हो गई? 1 से। लेकिन काउंट करते करते हम कहाँ तक पहुँचे? 9 तक पहुँचे, और 9 के बाद हमारी काउंटिंग क्या हो गई? बंद हो गई। काउंटिंग तो हम तब भी करते थे, लेकिन वो रिपीट करते थे, वापस हम 1 से शुरू करते थे और 9 तक जाते थे, यानी 9 के आगे जाना संभव नहीं था। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहाँ से शुरू हुई? 1 से शुरू हुई और कहाँ तक गई? 9 तक गई। हम नेचुरल नंबर के बारे में बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। अब ये जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, ये हमारी मूल प्राकृत संख्या हैं। कैसी संख्या है? मूल प्राकृत संख्या है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर हम बात करें कि कुल प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं, कुल प्राकृत संख्या कितनी है, तो टोटल प्राकृत संख्या के बारे में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कुल प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। लेकिन मूल प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? ये केवल और केवल कितनी होंगी? 9 होंगी। बच्चों, जैसे ही हमने 9 तक की काउंटिंग कर ली तो अब आगे की काउंटिंग करना संभव नहीं था। फिर आया क्या? 0। आर्यभट्ट जी ने हमें गणित में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नंबर दिया और वो था क्या? 0। 0 के आ जाने से अब हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई। अब हमने काउंटिंग का कार्य जो था वो 9 के आगे भी बढ़ाया। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं आपकी बनी कैसे? पूर्ण संख्याएं बनी कैसे? जब हमने प्राकृत संख्या में, किसमें? प्राकृत संख्या में सम्मिलित कर लिया किसको? 0 को। पूर्ण संख्या कैसे बना? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया तो संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। संख्या अभी क्या हुई? पूरी हो गई। तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई? 0 से। 0 से क्यों? क्योंकि 0 हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए शुरुआत कहाँ से की? 0 से। और कहाँ तक गए? ऐसे ही आगे
बढ़ते गए। यानी अब हमारी काउंटिंग का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। नंबर जो थे वो क्या हो गए, पूरे हो गए। यानी अब हमें जिस भी नंबर के बारे में लिखना है हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप लिखिए 76,075, तो यहाँ देखिए जितने भी नंबर हैं ये सब आपके इस पूर्ण संख्या की सीरीज में आ जाएंगे। हम आपसे कहें लिखिए 9,87,656, तो यहाँ भी आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी अब हमारा काम आसान हो गया, हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई, 9 तक गई। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याएं मूल प्राकृत संख्या हैं। कुल प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो अनंत हैं। जब प्राकृत संख्या हो गई तो प्राकृत संख्या में शून्य को जब हमने शामिल कर लिया, प्राकृत संख्या में जब हमने शून्य को शामिल किया तो संख्याएं क्या हो गई, पूरी हो गई। और अब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। यानी जितना चाहें उतना नंबर हम लिख सकते हैं। प्रश्न यहाँ से आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। जब भी ये प्रश्न हमारे पास आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 1 होती है। लेकिन अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और 1 क्या होगी, 1 से तो हम गिनती की शुरुआत करते हैं, इसलिए 1 हमारा क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। अब अगर सबसे बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो बच्चों ना तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और ना ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या के बारे में हम सोचेंगे उसमें 1 जोड़ देने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब पूर्ण संख्या हो गई तो हमें एक और संख्या मिली और वो मिली पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की आवश्यकता बच्चों क्यों पड़ी? देखिए, पूर्णांक संख्या की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम किसी से वस्तु लेते थे तो हम किसी को वस्तु देते थे, तो लेने और देने की जो प्रक्रिया थी इस बीच याद रखना संभव नहीं होता था अगर उन्हें पॉजिटिव रूप में ही प्रदर्शित किया जाए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 0 एक उदासीन संख्या है। 0 एक उदासीन संख्या है, इस पर ना तो धनात्मक चार्ज है और ना ही ऋणात्मक चार्ज है। हमने कहा गिनती शुरू होती है 1 से, तो गिनती करना शुरू किया तो हमने कह दिया कि ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं और ये सभी कैसी हैं, धनात्मक हैं। तो हमने 0 के तरफ भी एक संख्याएं लिखी और वो संख्याएं किस चिन्ह के साथ लिखी, ऋण चिन्ह के साथ लिखी। और हमने कह दिया कि जितनी प्राकृत संख्या धनात्मक रूप में लिखी जाती हैं उतनी ही प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक रूप में भी लिखी जा सकती हैं। इससे लेने और देने का जो क्रम था वो हमारा सीक्वेंस में होने लगा। यानी ये कह लें कि व्यापार का जो लेना देना है, लेखा जोखा है, उसमें ऋणात्मक चीज़ों को भी प्रदर्शित करने का माध्यम हमको मिल गया और यही कारण है कि हमें पूर्णांक संख्या की आवश्यकता पड़ी। अब पूर्णांक संख्या में आप देख रहे हैं कि 0 के एक तरफ हैं धनात्मक संख्याएं, 0 के दूसरी तरफ हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 के जो एक तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी इसको हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं और दूसरी तरफ की संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब अगर बात करें कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो देखिए जब पूर्णांक संख्या के बारे में हम एजम्पशन लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या को क्या बोलेंगे? सबसे छोटी संख्या ना तो धनात्मक रूप में मिलेगी ना तो ऋणात्मक रूप में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सभी आपकी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं।
ये सब की सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। और अब अगर इनमें से सबसे छोटा बताए तो 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3। यानी ऐसे ही क्रम में चलते रहें तो आगे भी हमको छोटे के बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसी क्रम में हमको मिलता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में ना तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात की जा सकती है और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात की जा सकती है। हम जानते हैं कि जब हम धनात्मक रूप में जो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। और हमें ये पता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो जब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसे ही जब हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं तो वो भी हम ज्ञात नहीं कर पाते। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी ज्ञात नहीं होगी। अब बात हो गई कि ना तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात हुई, ना तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात हुई। तो अब यहाँ से ज्ञात क्या होगा? ज्ञात होगा बच्चों कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब हो गया कि इस पूर्णांक संख्या में से हम इस धनात्मक को अलग कर दें और इस ऋणात्मक को अलग कर दें और दोनों को अलग अलग करके आपसे पूछें कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी? ऋण 1 होगी। सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी? ऋण 1 होगी। क्यों? क्योंकि यह 0 के सबसे नज़दीक है और 0 के सबसे नज़दीक जो ऋणात्मक संख्या होगी वो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या मानी जाती है। तो इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि 0 के सबसे नज़दीक ऋण 1 है तो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी? ऋण 1। अब यहाँ से सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते और इधर सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। ये धन पूर्णांक संख्या, इधर ऋण पूर्णांक संख्या, बीच में बचा कौन? 0। और 0 क्या होगा? 0 होगा उदासीन पूर्णांक संख्या, क्योंकि 0 के ऊपर ना तो धनात्मक चार्ज होता है और ना ही ऋणात्मक चार्ज होता है। अब अगर आगे बात करें कि हमसे यहाँ से प्रश्न क्या मिलता है, तो देखिए हमने आपसे कहा कि सबसे पहले जो संख्या मिली वो मिली प्राकृत, और जब हमने प्राकृत में 0 को जोड़ दिया तब हमें मिली कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और जब हमने पूर्ण संख्या में जोड़ दिया किसको? ऋण प्राकृत संख्या को। ऋण प्राकृत संख्या को हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? पूर्णांक संख्या मिल गई। यानी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल किया तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में हमने जोड़ दिया किसको? ऋण प्राकृत संख्या को, तो हमें कैसी संख्याएं मिल गई? पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक संख्या का जो समूह होगा वो सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा जो समूह होगा वो पूर्ण संख्या का होगा, और उससे भी छोटा जो समूह होगा वो प्राकृत संख्या का होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पाई जाती हैं किसमें? पूर्ण संख्या में। सभी प्राकृत संख्याएं किसमें पाई जाएंगी? पूर्ण संख्या के समूह में पाई जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। वैसे ही सभी पूर्ण की संख्याएं कहाँ पाई जाएंगी? पूर्णांक संख्या में पाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन इसका विपरीत यानी उल्टा जब चलते हैं तो ये सत्य नहीं होता। यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। बात समझ में आ रही है बच्चों? प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यहाँ देखिए एक संख्या ज़्यादा मिल रही है ना पूर्ण संख्या में 0,
जीरो ज़्यादा मिल रहा है किसकी अपेक्षा? प्राकृत संख्या की अपेक्षा। तो प्राकृत की सभी संख्याएं यहाँ पर तो पाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ की सभी संख्याएं इस प्राकृत संख्या में नहीं पाई जा रही हैं। तो हमने कह दिया सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती हैं, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ऐसे ही पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं को भी अपने समूह में रखती हैं। तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। और अगली संख्या हमारी क्या है? सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं, और जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या तो देखिए कोई भी एक संख्या, जैसे हमने लिया 2, उसके पहले हमने ले लिया 1 को, फिर हमने लिया 3 को, फिर हमने लिया 4 को। तो हम ऐसी प्राकृत संख्या के बारे में बात करेंगे जिसके 2 फैक्टर मिलते हों। ऐसी प्राकृत संख्या के बारे में बात करेंगे जिसके कितने फैक्टर मिलते हों? 2 फैक्टर मिलते हों। 2 फैक्टर मिलने का मतलब हो गया कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 से विभाजित हो और किससे विभाजित हो? स्वयं से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? स्वयं से। तो देखिए 1 को अगर विभाजित करें तो 1 से विभाजित है और इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 की, तो 2 किससे विभाजित होता है? 1 से विभाजित हुआ और किससे विभाजित हुआ? 2 से विभाजित हुआ। 3 के बारे में बात करें तो 3 किससे विभाजित हुआ? 1 से विभाजित हुआ और 3 से विभाजित हुआ। तो हमने कहा कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और इनके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर मिले? केवल कितने फैक्टर? 2 फैक्टर प्राप्त हों, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से क्या हो? ज्यादा हो। 2 से क्या हो? ज्यादा हो। जैसे आप कह लें कि ये 4 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा और कौन विभाजित करेगा? 4 विभाजित करेगा। तो यहां कितने फैक्टर मिले? 3 फैक्टर मिले। कितने मिले? 3 फैक्टर मिले। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके कम से कम कितने भाजक हों? 3 भाजक हों। यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हों? 3 गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएंगी। और ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके कितने भाजक हों? 2 भाजक हों, यानी 2 फैक्टर हों, यानी संख्या केवल और केवल किससे विभाजित हो? 1 से विभाजित हो और किससे विभाजित हो? स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए सबसे पहली जो संख्या आपको प्राप्त हुई वो है 2। सबसे पहले जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई? 2 प्राप्त हुई। 2 को कौन विभाजित किया? 1 विभाजित किया। और किसने विभाजित किया? 2 ने विभाजित किया। यानी कितने गुणनखंड मिले? 2 गुणनखंड मिले। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारी पहली अभाज्य संख्या हो गई। ये हमारी पहली अभाज्य संख्या हो गई। 2 के पहले जो 1 आपको प्राप्त हुआ, ये 1 आपका अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके कितने भाजक हैं? केवल और केवल 1 भाजक हैं। और हमें अभाज्य संख्या होने के लिए कितने भाजक चाहिए? 2 भाजक चाहिए। यानी किससे विभाजित हो?
कम से कम 2 संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो ये किससे विभाजित है? केवल और केवल एक संख्या से विभाजित है, इसलिए ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और भाज्य संख्या के बारे में बात करें बच्चों, तो ऐसी प्राकृत संख्या जिसके कितने भाजक हो? कम से कम 3 भाजक हों। और कम से कम 3 भाजक सबसे पहले किस संख्या का मिला? 4 का मिला। तो हमने कह लिया कि पहली कौन सी? पहली भाज्य संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई? 4 प्राप्त हो गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो जो सबसे पहले मिलता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे पहले कौन मिला? 2 मिला। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। और अगर पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो देखिए 2 के बाद 3, ये भी अभाज्य संख्या, और 3 के बाद जो सबसे पहले प्राप्त हुआ वो क्या मिला? 4 मिला। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई प्राप्त? हमको 4 प्राप्त हो गई। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कौन सी संख्या? सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होगी? वो भी क्या होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? वो भी क्या होगी? 2 ही होगी। अब 2 के बाद अगली जो सम संख्या हमको प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है? 4 प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब जरा देख लीजिए कि सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आगे हमको प्राप्त होती रहती है। अब ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि ये सभी संख्याएं किससे विभाजित हैं? 2 से विभाजित हैं। सभी संख्या किससे विभाजित हुई? 2 से विभाजित हुई। तो हमने कहा कि सबसे पहली सम संख्या क्या मिली? 2 मिली। इस 2 को अगर हम छोड़ दें तो 2 के बाद 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और आगे भी जितनी सम संख्याएं मिलेंगी वो किससे किससे विभाजित होंगी? 1 से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, और इन दोनों के अलावा और किससे विभाजित होंगी? 2 से तो विभाजित होंगी ही। 2 से विभाजित अगर नहीं होती हैं तो वो सम संख्या नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है जो क्या होती है? अभाज्य संख्या हो। यानी 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर बाकी की जितनी भी सम संख्याएं हमको मिलेंगी वो सब की सब क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। कैसी संख्या? भाज्य संख्या। तो आपने कह दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2 हुई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई? 4 हुई। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, और 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। और 1 के बारे में बात करें तो 1 हमारी न तो अभाज्य संख्या में आई न ही भाज्य संख्या में आई। तो हम इसे कह देते हैं कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। हम ये कह लेंगे कि 1 हमारी न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब अगर आगे बात करें तो अभाज्य संख्याओं के लिए कि क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो दोस्तों सभी सम संख्या अभाज्य नहीं होती हैं। हमने कहा केवल 2। कौन? केवल 2। अभाज्य कौन होता है? केवल 2। सम संख्या में केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो क्या होती है? अभाज्य। तो सभी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, केवल 2 है जो अभाज्य संख्या है। क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हैं? तो सभी विषम संख्या भी अभाज्य संख्या नहीं होती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम एक विषम संख्या ले लेते हैं। कौन? 25।
25 एक विषम संख्या है, लेकिन इस विषम संख्या के भाजक कौन कौन से होंगे? तो हम देखते हैं कि ये 25 1 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, और किससे विभाजित होगा? 25 से विभाजित होगा। 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा? 25 से विभाजित होगा। कितने भाजक मिले? 3 भाजक। और जहां 3 भाजक मिलते हैं, 3 या 3 से ज्यादा भाजक मिलते हैं, वहां संख्या अभाज्य न होकर क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। जहां 3 या 3 से अधिक भाजक मिले, वहां संख्या कैसी? भाज्य संख्या हो जाती है। तो हमने कहा ये विषम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही दोस्तों ढेर सारी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। ऐसे ही आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी विषम संख्या भाज्य संख्या होती हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। यानी सम और विषम को लेकर के सभी शब्द का प्रयोग अभाज्य और भाज्य के लिए नहीं किया जाता। यानी सभी विषम संख्या ना तो अभाज्य होंगी ना तो भाज्य होंगी। अलग अलग सभी विषम संख्याएं न तो केवल अभाज्य होंगी न तो केवल भाज्य होंगी, और ऐसे ही सभी सम संख्या ना तो केवल अभाज्य होंगी ना तो केवल भाज्य होंगी। अब अगर बात करें कि अभाज्य संख्या के कुल कितने भाजक होते हैं, अभाज्य संख्या के कुल कितने भाजक होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या के लिए कितने भाजक चाहिए? 2 भाजक चाहिए। जैसे ही 3 भाजक होते हैं, जैसे ही 3 भाजक होता है तो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अभाज्य संख्याओं में जो हमारे भाजकों की संख्या होगी वो केवल और केवल कितनी होगी? 2 होगी। तो भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होगी? केवल और केवल 2 होती है, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। अब अगर भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो बच्चों भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या, भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 2 रही तो अभाज्य हुई, और जैसे ही 2 से बढ़कर 3 हुई तो क्या हो गई? भाज्य हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और अधिकतम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम भाजकों की संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जैसे हम देखें कि 16 को कौन कौन विभाजित करेगा? तो आप कहेंगे 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा, 8 विभाजित करेगा, और कौन विभाजित करेगा? 16 विभाजित करेगा। कितने भाजक मिले? 5 भाजक मिले। ऐसे ही और बड़ी संख्या ले ली जाए, 32 ले ली जाए, कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। और बड़ी संख्या ले ली जाए, कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे। यानी ऐसे ही ज्यादा मिलते चले जाएंगे। तो हम कहते हैं कि भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कम से कम कितने भाजक होने चाहिए? 3 भाजक होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने अपवर्तक होने चाहिए? 3 अपवर्तक होने चाहिए। किसके? भाज्य संख्या के। और अधिकतम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो निर्धारित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? निर्धारित नहीं कर सकते। कितने भाजक? निर्धारित नहीं कर सकते। अब अभाज्य संख्या में आपने कह दिया कि केवल और केवल 2 भाजक होते हैं, और भाज्य संख्या में कितने भाजक होते हैं? तो यहां पर कम से कम 3 भाजक होंगे, और अधिक से अधिक निर्धारित नहीं कर सकते। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या में, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभाज्य संख्या में कितने अभाज्य भाजक होते हैं, आपसे प्रश्न किया जाए कि अभाज्य संख्या में कितने अभाज्य भाजक होते हैं, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या में केवल और केवल 1 अभाज्य भाजक होता है, 1 से ना तो अधिक और ना ही कम। क्यों? आपने कहा कि 2 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा और 2, तो ये 2 क्या हो गई? अभाज्य। तो यहाँ कितने अभाज्य भाजक मिले? 2 1 मिला। ऐसे ही अगर हम आगे चलें, हमने कहा कि अन्य कोई संख्या ले लें, जैसे कि 23। हमने एक संख्या ले ली, कौन सी?
23 को कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा। और कौन विभाजित करेगा? 23 विभाजित करेगा। तो 23 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य हो गई। तो अभाज्य संख्या के कितने अभाज्य भाजक मिले? ये केवल 23 ही अभाज्य भाजक मिल रही है। ये एक क्या है? ये एक न तो अभाज्य भाजक है और न ही भाज्य भाजक है। ये एक क्या है? न तो अभाज्य भाजक है और न ही भाज्य भाजक है। तो इसकी गणना तो करेंगे नहीं। करेंगे किसकी गणना? 23 की गणना करेंगे। और 23 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपने कहा कि अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या के कितने अभाज्य भाजक होते हैं? तो अभाज्य संख्या के किसी भी अभाज्य संख्या के जो अभाज्य भाजकों की संख्या होगी वो केवल और केवल कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही अगर हम भाज्य संख्या के बारे में बात करें कि किसी भाज्य संख्या में कम से कम कितने अभाज्य भाजक होते हैं, किसी भाज्य संख्या में कम से कम कितने अभाज्य भाजक होते हैं, तो यहां देखिएगा हमने कहा था कि 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 4 को विभाजित करने वाली अकेली संख्या कौन सी है? 2 है, जो क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। तो आपने कहा कि किसी भी भाज्य संख्या में कम से कम, यहां केवल की बात नहीं करते, यहां किसकी बात करेंगे? कम से कम की बात करेंगे। कम से कम कितने अभाज्य भाजक मिले? 1 अभाज्य भाजक मिला। कम से कम कितना मिला? 1 अभाज्य भाजक मिला। तो आपने कहा कि किसी भाज्य संख्या में कम से कम 1 अभाज्य भाजक होता है, लेकिन अधिक से अधिक कितने अभाज्य भाजक होंगे? तो अधिक से अधिक अभाज्य भाजकों की गणना आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई एक ऐसी संख्या हम ले लें जो कि भाज्य संख्या हो। जैसे हमने कहा 35 कैसी संख्या? भाज्य संख्या है। 35 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा, 7 विभाजित करेगा, और कौन विभाजित करेगा? 35 विभाजित करेगा। यहां देखिए कितने अभाज्य भाजक मिले? 2 अभाज्य भाजक मिले। कौन कौन? 5 और 7। ऐसे ही और बड़ी संख्या ले लें, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 90 को ले लेते हैं। 90 को कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा। कौन विभाजित करेगा? 2 विभाजित करेगा। अगली संख्या कौन है? 3 विभाजित करेगा। अगली कौन है? 5 है, 5 विभाजित करेगा। और अगर हम आगे बढ़ें तो और 90 को कौन विभाजित करेगा? 6 विभाजित करेगा। आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कितने हमको अभाज्य भाजक मिले? 2, 3 और 5। कितने अभाज्य भाजक मिले? 2, 3 और 5, यानी कुल 3 अभाज्य भाजक मिले। तो हमने कहा 90 के लिए कितने अभाज्य भाजक? 3। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 अभाज्य भाजक होता है किसमें? भाज्य संख्या में। किसी भी भाज्य संख्या में जो अभाज्य भाजकों की संख्या होती है वो कम से कम 1 होती है, और अधिक से अधिक कितनी होगी निर्धारित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभाज्य और भाज्य के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हुई कि अभाज्य संख्या के कितने भाजक? अभाज्य संख्या के केवल 2 भाजक। भाज्य संख्या के कितने भाजक? कम से कम 3 भाजक होने चाहिए, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए निर्धारित नहीं कर सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? 4। 2 कैसी संख्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और 1 के बारे में बात करें तो 1 हमारी न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। बच्चों, अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं, और वो पहली संख्या हमारी परिमेय और दूसरी अपरिमेय, यानी एक रेशनल तो दूसरा इरेशनल। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या के बारे में हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 न हो, लेकिन p और q दोनों कैसी संख्या हो? पूर्णांक हो। कैसी संख्या हो? पूर्णांक हो। और अपरिमेय के लिए कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आप ये कह लें कि सांकेतिक संख्याएं, जितनी भी सांकेतिक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। जैसे आप कह दें x, आप कह दें y, आप कह दें अल्फा, आप कह दें पाई, आप कह दें
डेल्टा, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब सांकेतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो सांकेतिक संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। और अपरिमेय के अलावा बाकी जितनी संख्याएं आपको सांकेतिक संख्याओं के अलावा और जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सभी की सभी अगर P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं तो वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। जैसे जिन संख्याओं का आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते, जिन संख्याओं का आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय। मूल निकालने का मतलब हो गया जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिनका आप घनमूल नहीं निकाल सकते, वो सभी संख्या भी हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे हम कहें कहानी के अंदर 2, कहानी के अंदर 2 है तो यहाँ पर तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय हो गई। हम कह दें कहानी घनमूल की कहानी हो और उस घनमूल की कहानी के अंदर कितनी हो? 4 हो, तो क्या इसका घनमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो बस डिनोमिनेटर, एक ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर न हो। जैसे अगर हम कहें कि क्या 2 लिख लें, आगे लिख लें 1/2, आगे लिख लें 5/7, आगे लिख लें हम 0.5, आगे हम लिख लें 0.3 के ऊपर बात। ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है? परिमेय हैं। ये सब धन चिन्ह के साथ हैं। अगर हम इनको ऋण चिन्ह के साथ लिखें तब भी कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अगर हम कहें ऋण 3/5, अगली कोई संख्या ले लें 17/19, तो ये संख्याएं भी हमारी क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि इन्हें अंश और हर के रूप में लिखा गया है और इनके हर का मान 0 नहीं है। यहाँ अगर हम देखें 0.5 में तो इसे आप भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं तो लिखते हैं 5/10। हर आपका 0 हुआ? नहीं हुआ। आप कहते हैं ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? आवर्त दशमलव संख्या है। और आवर्त दशमलव संख्या को जब भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 3/9। और यहाँ भी आप देखिए क्या है? हर आपका 0 नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर का मान 0 न हो, ऐसी सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ये 2 आपका क्या है? पूर्णांक है। ये ऋण 3 आपका क्या है? पूर्णांक है। ऋण 3 और ये 2 भी क्या है? परिमेय हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि परिमेय संख्या में हमें भिन्नात्मक संख्या भी प्राप्त होती है, जबकि पूर्णांक संख्या में कोई भी भिन्नात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से हम कहते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय तो होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। आ जाए अपरिमेय पर, तो अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होती है जितनी सांकेतिक संख्याएं होती हैं, संकेतों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, वो सभी संख्या भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। या फिर ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका मूल ज्ञात न किया जा सके, वो सब भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, हमने पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और जो एक ऐसा समूह संख्याओं का, एक ऐसा समूह जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन आता है? परिमेय भी आता है और
अपरिमेय भी आता है। यानी एक ऐसे समूह के बारे में बात की जा रही है जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो ऐसे समूह को हम किसका समूह बोलेंगे? वास्तविक संख्याओं का समूह बोलते हैं। यानी वो कैसी संख्याएं होंगी? रियल नंबर होंगी। कुछ बातें और देख लीजिए परिमेय संख्या के बारे में। प्रश्न पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं या कितनी संख्याएं होती हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की दो संख्या अगर आप लेते हैं, किसी भी प्रकार की दो संख्या आप लेते हैं, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। और दो परिमेय संख्या के बीच की बात करें तो यहाँ भी कितनी संख्या होंगी? अनंत होंगी। लेकिन किस प्रकार की? आप कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। यानी परिमेय संख्याओं के बीच भी कैसी संख्या पाई जाती हैं? परिमेय ही पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं के बीच में अगर हम संख्याओं को लिखेंगे तो वो दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं। किस रूप में लिखी जाएंगी? दशमलव के रूप में। और दशमलव की संख्याओं को हम भिन्न के रूप में वापस से परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम कह दिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। लेकिन अन्य प्रकार की संख्याओं के बारे में ऐसी कल्पना नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। घटाव कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। गुणा कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। भाग कैसा होगा? वो भी परिमेय संख्या होगा। यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग सभी परिमेय संख्या होती हैं, बशर्ते डिनोमिनेटर डिवाइड के केस में, भाग के केस में हर कभी भी जीरो न हो। हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ और प्रश्न यहाँ परिमेय संख्या पर हमको मिलते हैं। जैसे किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि किसी पूर्णांक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जब आपसे ये पूछा जाए कि किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका घनमूल क्या होता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि किसी भी इस संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए तो उस संख्या का वर्गमूल जो होता है या घनमूल जो होगा वो हमेशा वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। किसी भी प्रकार की संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि उस संख्या का वर्गमूल या तो निकाला जा सकता है या तो निकाला नहीं जा सकता। अगर संख्या का वर्गमूल निकल गया तो संख्या पूर्णांक के रूप में या परिमेय के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूर्णांक में मिला तब भी परिमेय, और वैसे तो परिमेय में मिलेगा ही। तो अगर वर्गमूल या घनमूल निकाला गया तो परिमेय मिलेगा, और अगर वर्गमूल घनमूल नहीं निकाला गया तो कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी। जैसे हम आपसे कहें कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 का वर्गमूल क्या होता है? धन ऋण 2 होता है। यानी 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, और धन 2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। ऋण 2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि काणी 4 का जो वर्गमूल होगा वो कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन अगली संख्या ले लें, काणी 5, वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जिसका मूल ज्ञात नहीं कर सकते वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आपने कह दिया कि प्राकृत संख्याओं का जो वर्गमूल है या घनमूल है वो कैसी संख्या हो गई? परिमेय भी है और क्या है? अपरिमेय भी है। परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो जहां ये दोनों बातें होती हैं वहां क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो कि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल क्या हुआ? वास्तविक संख्या हुई। पूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या का वर्गमूल क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। एक परिमेय संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या का वर्गमूल भी वास्तविक संख्या होता है। यानी किसी भी प्रकार की संख्या को आप उठाएंगे, अगर आप उसका मूल ज्ञात करेंगे तो या तो मूल ज्ञात होगा या तो मूल ज्ञात
नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमने संख्याओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। इन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।